हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है कि भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। उदय कोटक, गायत्री कुमार, नरोत्तम सिंह और सुधीर चौहान। जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उदय कोटक। उदय कोटक को यहाँ पे अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया है। उदय कोटक जो कि इस समय वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक में सीईओ के पद पर मौजूद हैं। और ये इसके पहले जैसे कि प्रेजेंट की मैं बात किया तो प्रेजेंट में ये कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं। और इसके पहले ये किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और टोयोटा किर्लोस्कर के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त थे। ठीक, यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि अध्यक्ष के बारे में। अब आपको उपाध्यक्ष के बारे में भी जानना चाहिए। तो उपाध्यक्ष इसके इस समय कौन है? उपाध्यक्ष इसके बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज को चुना गया है। ठीक, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इसके उपाध्यक्ष जो है वो संजीव बजाज को चुना गया है। संजीव बजाज जो कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। यहाँ पे उदय कोटक जी 2 दशकों से CII से जुड़े हैं और उद्योग मंडल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे जो सबसे खास बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोरोना काल में जो अभी हाल में कोविड-19 का ये सत्र चल रहा था, इसमें इन्होंने सिर्फ 1 रुपये की सैलरी लेने की घोषणा किया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NFL ने हाल ही में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, संजीव महंतो, वीरेंद्र नाथ दत्त, सच्चिदानंद अवस्थी और कृष्णन राय। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। वीरेंद्र नाथ दत्त के बारे में आपको बता दें तो वीरेंद्र नाथ दत्त कोई अभी हाल में ही इस कंपनी से नहीं जुड़े हैं, यानी इनका जो इस कंपनी से जुड़ा है वो अक्टूबर 2018 से ही है और ये पहले निदेशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक, यहाँ पे NFL की बात की गई है तो NFL का पूरा नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। और आपको साथ ही साथ ये बता दें कि वीरेंद्र नाथ दत्त NFL के साथ साथ NFL के पहले ONGC कंपनी से जुड़े थे, जिन्हें इनका 35 साल का एक्सपीरियंस रहा। और ONGC के भी पहले ये गेल इंडिया लिमिटेड में 10 साल इन्होंने अपनी सेवा दी। ठीक, अब यहाँ पे हमने आपको बताया NFL, ONGC और गेल। तो सबसे पहले हम NFL के बारे में पढ़ लेते हैं। तो NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका मुख्यालय नोएडा में है और संस्थापक इसके भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई। 79 मतलब 79। और इसकी जो सहायक कंपनी है वो है उर्वरक विदेश कंपनी। अब यहाँ पे गेल की बात हुई तो गेल के बारे में हम बता दें आपको कि गेल भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है। इसका गठन 16 अगस्त 1984 को हुआ और इसके CEO मनोज जैन हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सहायक कंपनी ब्रह्मपुत्र कैकर एंड पॉलीमर, रत्नागिरी गैस एंड पावर, अवंतिका गैस और बंगाल गैस कंपनी है। ठीक, अब ONGC की बात हुई तो ONGC के बारे में बता दें। ONGC का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। 23 जून 1993 को ये प्रारंभ हुई थी और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई और इसका मुख्यालय देहरादून है। AK हजारिका इसके MD और चेयरमैन हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 जून, 3 जून, 5 जून और 1 जून। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है 5 जून। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। आपको बता दें कि 5 जून को लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है और इसका विषय सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है। इसके द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे समुद्री प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग तथा वन्य जीव अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का यह कार्य किया जाता है। ठीक, और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1974 से हुई थी। 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी
और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो ऐसा आप मत समझिएगा कि स्थापना और शुरुआत एक शब्द है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने लायक है वो आप नोट कर सकते हैं कि इसको कितने देशों में मनाया जाता है। तो इसको प्रतिवर्ष 143 देशों में मनाया जाता है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। और हमने जैसे कि आपको बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, लेकिन उस समय की गई थी जब स्टॉकहोम सम्मेलन के पहला दिन था, उसी समय ये स्थापना किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा विदेश से लौटने वाले प्रवासियों के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, वंदे भारत, स्वदेश, मिशन 2020 और कोविड एवेंजर्स। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेश। ठीक, स्वदेश का पूरा नाम जान लेते हैं। स्वदेश का पूरा नाम स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसे आप नोट कर सकते हैं। यह योजना जो लॉन्च की गई है, भारत सरकार विदेश से लौटाने वाले भारतीय के कौशल के मैपिंग के लिए स्वदेश पहल शुरू करने का ये निर्णय लिया है। ठीक, और यह पहल वंदे भारत मिशन के तहत शुरू की गई है। वंदे भारत मिशन जो कि आपको याद होगा कोविड-19 के चलते यह मिशन की शुरुआत हुई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के डेटाबेस को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना। ठीक, और तत्पश्चात डेटाबेस का उपयोग विदेशी तथा भारतीय कंपनियों की आवश्यकता को पूरा करने में किया जाएगा। विदेशी भारतीय मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब और कुवैत और कतर से हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि स्वदेश इस पहल का संचालन नागरिक उड्डयन विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे जो भी निर्णय लिया गया है ये आपको हम बता दें कि जो उड्डयन विभाग है उसके द्वारा जो है इसका निर्णय लिया गया है। तो स्वदेश मतलब कि बाहर से जो भी यात्री आएंगे वायु विमान के द्वारा आएंगे, उसके ये वंदे भारत मिशन के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब वंदे भारत मिशन के बारे में आपको बता दें तो इस मिशन के तहत गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें सिंगापुर, अमेरिका और लंदन के लोगों को ले आएंगी। ठीक, यहाँ पे फिर से नोट कर लीजिए कि सिंगापुर, अमेरिका और लंदन के लोगों को ले आएंगी। और वर्तमान में यह मिशन खाड़ी देशों से लगभग 80,000 भारतीयों को लाने के लिए काम कर रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, मनोरमा ठाकुर, कृतिका पांडे, राजीव पुरोहित और इंदिरा गोस्वामी। आपका सही आंसर है कृतिका पांडे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। कृतिका पांडे को अभी हाल ही में भारतीय लेखक ने कि एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। ठीक, आपको साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि इन्हें द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शीर्षक से उनके काम के लिए चुना गया। और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज हर साल सर्वश्रेष्ठ उप प्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि ये हर वर्ष लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, और इसकी जो पात्रता होती है इसको कौन लोग पाते हैं, तो आपको बता दें कि 18 वर्ष से अधिक आयु का एक सामान्य नागरिक होना चाहिए इस सम्मान को पाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को भारत के द्वारा कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, $1 करोड़, $1.5 करोड़, $2 करोड़ और $2.5 करोड़। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है $1.5 करोड़। $1.5 करोड़ को अगर हम अमेरिकन डॉलर के रूप में देखेंगे तो इसे हम 15 मिलियन की से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको बता दें कि भारत ने इसे 5 जून को देने की घोषणा की है। और किसके तहत देने की घोषणा की है, तो ये गावी के अंतर्गत इसे $1.5 करोड़ का घोषणा की। गावी का मतलब हो गया, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है। गावी का पूरा नाम ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनेशन है। ठीक, और आपको बता दें कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस की
जो बैठक हुई थी, इसको जो संबोधित कर रहे थे, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें 50 से अधिक देश के बिजनेसमैन, लीडर्स और यूएन एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकारी मंत्री भी भाग लेते हैं। ठीक, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा $1.5 करोड़ देने की घोषणा की गई। और यह सारी जो घोषणा की जा रही है वो कोविड-19 की निजात के लिए, उसकी वैक्सीन के लिए इसे उन्होंने देने के लिए घोषणा की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, बिहार, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है पंजाब। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। आपको पंजाब के बारे में बताते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई में हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य लोगों का मनोबल बढ़ाना और महामारी के प्रति जागरूकता करना है। ठीक, और इस मिशन को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया है। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज किया गया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, $10 अरब, $7 अरब, $15 अरब और $5 अरब। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, $5 अरब। $5 अरब का गूगल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। $5 अरब का आरोप उसके ऊपर लगा है। तो आपको बता दें कि गूगल पर अपने यूज़र्स पर नज़र रखने का आरोप लगा है और यूज़र्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में $5 अरब का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी ज़िले के न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ठीक, और गूगल पर क्रोम ब्राउज़र के अवैध रूप से प्राइवेट कोड में यूज़र्स की निगरानी का आरोप है। अब आपको बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मेलो पार्क, कैलिफोर्निया में, यूएसए मतलब अमेरिका में हुई थी। इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। 2 अक्टूबर 2015 से अभी तक ये सीईओ बने हैं। और मुख्य संगठन इसका अल्फ़ाबेट, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, और मुख्यालय माउंटेन व्यू, और सहायक कंपनी यूट्यूब, गूगल आर्ग, यूट्यूब टीवी और फायरबेस, एडमॉस आदि कंपनियां जो है इसकी सहायक कंपनी है। इसके संस्थापक लैरी पेज, सर्गी ब्रिन है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश और नेपाल। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है कि चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाया जाए। ठीक, क्यों किया गया है? क्योंकि अमेरिकी विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए थे। अमेरिकी विमान जो है वो उनकी इजाज़त चीन के द्वारा नहीं दी गई थी, इसीलिए इन्होंने चीन के विमानों को भी अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगाया। और इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रैवल को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनमें से किस आयोग की फिर से स्थापना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, होम्योपैथिक, फार्माकोपिया, फार्माकोलॉजी और आयुर्वेद। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है फार्माकोपिया। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब आपको बता दें कि कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा को होम्योपैथिक के लिए आयोग को फिर से स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। ठीक, और फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय इस आयोग का गठन के माध्यम से किया गया है। ठीक, यहाँ पे आपको हमने बताया कि मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी
यहाँ पे ये दो कंपनियां थी जो कि अब इनका विलय होकर ये एक कंपनी के तहत काम करेंगी। और यह दो केंद्रीय प्रयोगशाला 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 1975 में ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित की गई थी। ठीक। और यह आयोग 2010 से परिचालन में है, मतलब कि 2010 से ये आयोग जो है परिचालन में है। अब आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यह विलय संसाधनों के उपयोग का अनुकूल करेगा और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के परिणामों को भी बढ़ाएगा। और इस विलय के बाद आयोग को मंत्रालय के तहत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है। और इसका महत्व क्या है, यहाँ पे आपको बता दें कि फार्माकोपिया का अर्थ दवा बनाना है और भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक के फार्माकोपिया आयोग को फिर से स्थापित किया है। और यह आयोग तकनीकी जनशक्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों का अनुकूल करने में मदद करेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। और ये आपको फिर से बता दें कि यहाँ पे फार्माकोपिया और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी के साथ इसका विलय हुआ है। ये दो कंपनियां थी जिनका विलय हुआ है और इसी के लिए इसको फिर से स्थापना करने की सरकार द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे अपने वन लाइनर्स क्वेश्चंस की। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, केरल, असम, मणिपुर और मेघालय। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो क्या हो सकता है, इसका फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी में ये स्थित है। ये जो झरना है वो चेरापूंजी में स्थित है। ठीक है। और इसमें जो है आपको बता दें कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1115 फीट ऊंची है, मतलब 340 मीटर ऊंचाई है। और चौड़ाई इसकी 75 फीट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका अपना आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, रसीला गुजरात, बीथी आंध्र प्रदेश, कृष्णवटम केरल और विदेशिया उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपका इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है विदेशिया उत्तराखंड। ठीक। यहाँ पे ये मिलान सही नहीं है। विदेशिया के बारे में बात किया गया है तो विदेशिया बिहार का लोक नृत्य और नाटक है, जो कि यहाँ पे आपका उत्तराखंड के बारे में दिया गया था। ठीक। आप इससे अपना आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन ABNHPM में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना और एक और दो दोनों। ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ये दोनों आपका आंसर सही है, मतलब एक और दो दोनों। ठीक। अपने आंसर से मिला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, GDP, डिफ्लेटर, CPI AL/RL, CPI IW और WPI। यहाँ पे आपका इन चारों में से आंसर कौन होगा? यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, WPI। ठीक। WPI का पूरा नाम होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसे हम हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। ठीक।
अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका दो ही ऑप्शन दिया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आपका आंसर इसमें से दोनों में से कौन सा होगा। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ए और दो दोनों। ठीक, आपका यहाँ पे एक और दो दोनों आंसर सही होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर से अपने इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, NAFED, नाबार्ड, ट्रिफेड और FCI। यहाँ पे इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है नाफेड। ठीक, नाफेड मतलब NAFED, इसका पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड है। ठीक, फिर से बता दे रहा हूँ, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, पीली क्रांति अंडे, सुनहरी क्रांति फल, गोल क्रांति आलू, भूरी क्रांति उर्वरक। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही है, ये आपको आंसर इसका देना है। यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ए, पीली क्रांति अंडे। ठीक, ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि पीली क्रांति को हम तिलहन से जानते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, 2005 में, 2006 में, 2008 में और 2011 में। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2006 में। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया। आंसर से अपने इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है। यहाँ भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, PMGSY ग्रामीण सड़क योजना और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर योजना। ठीक, तो इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। ठीक, इसको हम अगर प्रदर्शित करने की बात आती है तो हम इसे DMICDC के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच ये एक योजनाबद्ध विकास परियोजना है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, 55%, 51%, 99% और 75%। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है 99%। ठीक, नाबार्ड में भारत सरकार का 99% शेयर होता है। यहाँ पे आपका नाबार्ड की बात आई तो आपको बताते कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और नाबार्ड एक अपने आप में खुद ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। तो इसके बारे में हमने विस्तृत आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ाया है, दिखाया है। तो आप इसका पढ़ने के लिए आप पिछले वीडियोज़ में हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक
लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।